Hello, welcome to our English class that is related to class 10. In this class, we are going to discuss about the poem The Stuff is Snow. तो जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपके लिए अलग अलग क्लास लेके आएंगे और उसी के संबंध में आज हम आपको हाई स्कूल से संबंधित जो पहली पोयम है जिसका नाम है द स्टफ स्नो उसके बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आप हमारा सहयोग करते रहिए और हमारे चैनल गुरुजी पाठशाला को लगातार शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और आपके जो भी मित्र क्लास 10th में हैं उनको ये भेजिए ताकि वो भी इस पोयम से कुछ ना कुछ सीख पाए और लाभान्वित हो पाए, है ना। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। द पोयम इज जस्ट ऑफ स्नो which is composed by the poet रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो ये जो द स्टफ स्नो पोयम है इसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कंपोज किया है। तो सबसे पहले तो हम थोड़ा सा रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में जान लेते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज अ रियलिस्टिक पोएट। जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो एक वास्तविक पोएट है, अर्थात जो भी जीवन में वास्तविक घटनाएं होती हैं वो उनके ऊपर बहुत ही बेसिक अंदाज में पोएम वो लिखते हैं। उसी का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं ये, जिसमें डस्ट ऑफ स्नो में इन्होंने एक अलग सा कॉन्सेप्ट दिया है जो हमारे रियल लाइफ से रिलेट करता है। ठीक है, आइए देखते हैं जरा। तो पोयम को शुरू करने से पहले मैं जरा आपको कुछ दिखाना चाहूंगा। देखिए, पोयम को शुरू करने से पहले ये एक पिक्चर है क्रो की। तो जितने भी लोग हैं या ह्यूमन बींग्स हैं, ये जो मनुष्य हैं, उन्होंने एक परसेप्शन बना के रखा है, एक अवधारणा बना के रखी है कि जो क्रो है वो एक सिंबल है डिमाइस का, दुख का, डिप्रेशन का, दुख का, डिसअपॉइंटमेंट मतलब निराशा का। कोई ये नहीं चाहता है कि एज द मॉर्निंग बिगिंस, तो मतलब जैसे ही दिन की शुरुआत हो वैसे कोई नहीं सुनना चाहता है कौवे की बोलने की आवाज। हम ये देखते हैं कि लोगों ने परसेप्शन बना के रखा है कि जैसे एक जो आप कहीं जा रहे हो, एक कैट आपका रास्ता काट दे, तो ये परसेप्शन है कि लोग उसको खराब मानते हैं, बड़ा बुरा सिंबल मानते हैं। लेकिन आप ये बताइए कि इसमें लोगों की क्या गलती है ना। तो इसमें जो एनिमल्स हैं बेचारे, उनकी क्या गलती है, तो उसी से रिलेटेड ये पोयम है। तो ये पोयम है कि जो पोएट है हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो थोड़ा सा किसी बात को लेकर दुखी है। ये ऐसा कि मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन जैसे जैसे पोयम आगे बढ़ती है वैसे वैसे उनको समझ में आता है। तो जो पोएट है बहुत ज्यादा दुखी है और बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट में है और वो कहीं अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। तो रास्ते पर आगे बढ़ते बढ़ते वो टायर्ड हो जाते हैं। सो टू टेक रेस्ट ही सैट डाउन अंडर अ ट्री और ही स्टैंड डाउन अंडर अ ट्री। वो किसी पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। फिर वहां से पोयम शुरू होती है। तो वो जो पेड़ होता है वो किसका पेड़ है? वो पेड़ है हेमलॉक ट्री का। किसका ट्री है? हेमलॉक ट्री। ये हेमलॉक ट्री। तो हेमलॉक ट्री जो है वो भी रिलेट करता है डिसअपॉइंटमेंट को, डेस्माइस को। ऐसा इसलिए क्योंकि जो हेमलॉक ट्री है वो पॉइजनस ट्री है ना। ये पॉइजनस ट्री है तो इसको भी जो लोग हैं रिलेट करते हैं बुरी चीजों से। तो वही है कि जो पोएट है वो अंडर हेमलॉक ट्री खड़ा हो जाता है। तो ये देखिए, ये थोड़ा लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सही करते हैं। शूक मतलब, ये थोड़े हार्ड वर्ड्स लिखे हैं आपके लिए, कठिन शब्द लिखे हुए हैं। शूक मतलब होता है हिलाना या हिलना। रिग्रेट मतलब पछतावा या दुख। अब देखिए, चैप्टर का नाम है डस्ट ऑफ स्नो। वैसे तो डस्ट का मतलब होता है धूल, लेकिन यहाँ पे डस्ट का मतलब धूल नहीं है। यहाँ पे डस्ट का मतलब है फॉलिंग, मतलब गिरना। तो डस्ट ऑफ स्नो का मतलब है फॉलिंग ऑफ स्नो, मतलब बर्फ का गिरना। अब देखिए जरा, तो पोएट कहाँ है? पोएट अंडर हेमलॉक ट्री है, हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा हुआ है। फिर कह रहे हैं द वे। द वे मतलब द वे मतलब होता है तरीका, तरीके से। अक्रो मतलब एक कौवे ने। तो अब सीन ये है कि जो पोएट है वो हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे हुए हैं और जो क्रो है, ठीक है, वो शूट मतलब हिला देता है। डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर। जो कौवा है वो मेरे ऊपर हिलाता है क्या? द डस्ट ऑफ स्नो। द डस्ट ऑफ स्नो अर्थात ये बैठा हुआ है इसके नीचे, पेड़ के नीचे, और जो क्रो मूवमेंट करता है विंग्स की,
अब वो बैठता है आके या उड़ता है, ये क्लियरली मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन इतनी बात कंफर्म कर रहे हैं कि एक मूवमेंट हुई है ब्रांच की हेमलॉक ट्री पर, वो शायद कौवे के बैठने की वजह से हुई है या विंग के फ्लैट करने की वजह से हुई है। तो जब वो अपने विंग को फ्लैट करता है तभी क्या होता है, द डस्ट ऑफ स्नो, मतलब जो स्नो है वो फॉल होती गिरती है कहां से, फ्रॉम हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री मतलब हेमलॉक ट्री के ऊपर बर्फ जमी हुई होती है, नीचे पोया खड़ा हुआ है, और क्रो के मूवमेंट से क्या होता है, जो हेमलॉक ट्री की ब्रांच है, जो लीव्स है वो हिलती है और उसके ऊपर बर्फ गिर जाती है। अब क्या होता है, अब होता ये है कि हैज गिवन माई हार्ट, मतलब जो फॉलिंग ऑफ स्नो है ये हैज गिवन माई हार्ट, मेरे हृदय को दे देती है अ चेंज ऑफ मूड। अ चेंज ऑफ मूड मतलब मेंटालिटी में चेंज, अर्थात जो पोएट था वो अभी तक दुखी था, तो जैसे उसके पास शावर होती है, बारिश होती है किसकी, बर्फ की, वैसे ही जो पोएट है उसका जो हार्ट होता है वो चेंज हो जाता है। अर्थात अभी तक वो डिसअपॉइंटमेंट में था, निराशा में था, अब उसको थोड़ी आशा मिल जाती है जब उसके ऊपर शावर होती है। आप खुद फील करिए कि आपके ऊपर बर्फ के शावर हो तो आपका जो ग्लूमी माइंड है, जो डिसअपॉइंटेड माइंड है, वो चेंज हो जाएगा किसमें, हैप्पीनेस में। ठीक इसी तरीके से जो पोएट का माइंड है वो चेंज हो जाता है। एंड सेव्ड, एंड मतलब और, सेव्ड मतलब बचा लेता है, मतलब जितना भी टाइम बचा है दिन का अभी, सम पार्ट कुछ हिस्सा, ऑफ अ डे उस दिन का, आई हैड ड्रीम्ड जो मैंने बर्बाद कर दिया था, जो मेरा खराब हो गया था। तो अब रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डे मतलब दिन का जो भी पार्ट बचा हुआ है, अभी तक वो निराश था तो कोई काम नहीं कर पा रहा होगा, अब क्या है, अब उसका जो मूड है वो शिफ्ट हो गया है किसकी तरफ, हैप्पीनेस की तरफ। अब वो जो समय है उसका आनंद ले पाएगा और जो भी दिन में बच गया है ना, उसका क्या कर पाएगा, आनंद ले पाएगा। तो देखिए ये एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पे जो क्रो है और जो हेमलॉक ट्री है ये सिंबल है किसके, डिमाइस के, डिसअपॉइंटमेंट के, है ना, होपलेसनेस के। लेकिन देखिए हेमलॉक ट्री की वजह से और क्रो की वजह से ही जो पोएट है इसका जो दिल है वो अच्छा बन पाया और वो हैप्पी हो गया। तो ये हम नहीं कह सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर एनिमल की वजह से या किसी पर्टिकुलर थिंग की वजह से जो आपका लक्ष्य वो खराब हो जाएगा। जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो इस पोएम में इसी को बताना चाहते हैं, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो पोएम है आपके समझ में आई हुई होगी। ये रियलिस्टिक पोएम है, ये इसलिए बता रही है कि जो हमारे आसपास जो जानवर हैं उन बेचारों का कोई दोष नहीं है, बस ये हम लोगों ने परसेप्शन बना के रखे हैं और ये दूसरे में चेंज नहीं हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो पोएम है समझ में आई हुई होगी आपको। अब थोड़ा सा इसके पोएटिक डिवाइसेस के बारे में देख लेते हैं। पोएटिक डिवाइसेस हमारे बहुत से हैं। देखिए पोएटिक डिवाइसेस में सबसे पहले 10 ऑफ स्नो का पोएटिक डिवाइस है एंजॉयमेंट। क्या है, एंजॉयमेंट। अब एक काम करिएगा, आप अपनी बुक को खोलिए, अपनी 10th क्लास की बुक को खोलिए, पहली पोएम 10 ऑफ स्नो। तो जब उस चैप्टर को आप अच्छी तरीके से देखेंगे तो पाएंगे कि कहीं पे भी फुल स्टॉप नहीं लगा हुआ है। जब पोएम शुरू हुई है तो कहीं पे भी फुल स्टॉप नहीं लगा है, पूरी पोएम खत्म हो जाने के बाद लास्ट में फुल स्टॉप लगा हुआ है। एंजॉयमेंट का मतलब यही है। एंजॉयमेंट का मतलब क्या है, कैरिंग द लाइन ऑफ पोएट्री और थॉट, जो भी आपकी पोएट्री में थॉट विचार बताया गया है, टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट एनी ग्रामेटिकल पॉज, तो वो अगली लाइन तक पहुंचता रहता है बिना किसी ग्रामेटिकल पॉज के। मतलब ना तो कामा लगा होगा, ना तो फुल स्टॉप लगा होगा, ना तो कामा लगा होगा, ना तो सेमी कामा लगा होगा, बिना ग्रामेटिकल पॉज के जो पोएम है वो बढ़ती जाती है। तो पहला आप जब बुक उठाइए और देख लीजिए अपने आप कि इसमें एंजॉयमेंट है कि नहीं है। उम्मीद करते हैं कि पहला पोएटिक डिवाइस आपको समझ में आया होगा। दूसरा है आयरनी। आयरनी का मतलब क्या है, देखिए आयरनी का मतलब ये है कि जिसके बारे में बताया जाए वो उसके तुरंत उल्टा मतलब निकाले। क्रो के बारे में बताया गया, क्रो का जो लोग हैं परसेप्शन किए हैं कि वो बुरी चीज है, बुरी अभाव उसके बारे में लोग रखे हुए हैं। लेकिन जो पोएम है इसमें क्रो को क्या दिखाया गया है, अ सिंबल ऑफ होपनेस, अ सिंबल ऑफ हैप्पीनेस। तो यही है आयरनी, मतलब एक्सप्रेसिंग समथिंग डिफरेंट, अपोजिट फ्रॉम द लिटरल मीनिंग। वास्तविक अर्थ से एकदम विपरीत चीज को दिखाना ही क्या कहलाता है, आयरनी कहलाता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, क्रो। क्रो क्या है, क्रो देखिए हमने वीडियो बताया आपको कि डिसअपॉइंटमेंट का, डेस्माइस का, होपलेसनेस का सिंबल है। लेकिन इस पोएम में क्या है, ये पोएट को होप देता है ना। अब देखिए जो पोएम है ये सिंबोलिज्म है, जो पोएम है वो सिंबोलिज्म शो करती है। कैसे, देखिए
जैसे ही आप पढ़ेंगे क्रो को, तो क्रो जो है वो नेगेटिव सिंबल के लिए प्रयोग किया गया है, जो हैमलॉक है वो भी नेगेटिव सिंबल के लिए, नेगेटिव मीनिंग देने के लिए प्रस्तुत किया गया है। तो सिंबोलिज्म एक पोएटिक डिवाइस इसका और है सिंबोलिज्म। फिर एक है एलिट्रेशन। क्या है एलिट्रेशन? एलिट्रेशन का मतलब होता है रिपीटिंग ऑफ सेम साउंड, मतलब एक ही सेम साउंड का बार बार रिपीट होना। अब यहाँ पे देखिए बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं? देखिए लिखा हुआ है सेम सम, है ना? तो सेम सेम साउंड, सम साउंड सेम साउंड, तो ये देखिए सेम साउंड है ना? लेकिन एक लाइन में अगर दो अलग अलग जगहों पर अगर बीच में गैप भी है और तब भी वो सेम साउंड दे रहे हैं, तब भी वो एग्जांपल है किसका? एलिट्रेशन का। तो देखिए शेम्ड सम और हैज गिवन माय हार्ट, तो हैज हार्ट, देखिए ये क्या है? ये भी इलिट्रेशन का एक एग्जांपल है जो हमारी पोएटिक डिवाइस को ऐड करता है। और सबसे लास्ट है इमेजरी। इमेजरी का मतलब जैसे ही इस पोएम को पढ़ते जाएंगे वैसे ही लगातार आपके दिमाग में क्या बनता चला जाएगा? हैमलॉक ट्री का उदाहरण बनता चला जाएगा, सीन बनता चला जाएगा, क्रो का सीन बनता चला जाएगा। इमेजरी मतलब कल्पना। तो ये जो पोएम है कल्पना पर आधारित है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम ये आशा करते हैं कि जो भी आपने पढ़ा है डस्ट ऑफ स्नो के बारे में वो आपके समझ में आया होगा। और अगर थोड़ी सी भी कोई कंफ्यूजन बच गई है तो आप नीचे कमेंट में बता दीजिएगा, हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ हम ये क्लास खत्म करते हैं और आप हमारे चैनल गुरुजी पाठशाला को सब्सक्राइब करिए। इसी के